नमस्कार दोस्तों, सानिध्यम परिवार के सभी सदस्यों का मैं CS चौधरी स्वागत करता हूं। आइए मित्रों, आज की इस क्लास में मैं आपके लिए लेकर आया हूं बड़ा ही प्यारा सा और खास इवेंट या बड़ा अच्छा सा टॉपिक, जहां से प्रत्येक परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्रयत्न। क्या रहेगा? प्रयत्न, यानी आभ्यंतर एवं बाह्य प्रयत्न, दोनों की चर्चा करेंगे। तो प्रयत्न क्या होता है, प्रयत्न के कितने भेद होते हैं, आभ्यंतर प्रयत्न कौन कौन से हैं, इन सब की चर्चा आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो प्रयत्न पर आधारित रहेगी। तो आइए मित्रों, बिना समय गवाए जुड़ जाइए आप लोग सभी। शुरू करने जा रहा हूं प्रयत्न। क्या शुरू करने जा रहे हैं? प्रयत्न। जैसा कि शब्द के नाम से पता चल जाता है, प्रयत्न, प्रयत्न अर्थात प्रयास। प्रयत्न यानी प्रयास, प्रयास यानी कोशिश। अर्थात हम कह सकते हैं कि किसी भी कार्य को करने की जो कोशिश की जाती है उसे ही प्रयत्न या प्रयास कहा जाता है। तो इसी चीज को जब हम वर्ण के उच्चारण के लिए लाएंगे, तो मित्रों, जब वर्ण का उच्चारण करते समय, वर्ण का उच्चारण करते समय जो आंतरिक प्रयास किया जाता है उसको प्रयत्न कह दिया जाता है। वर्ण के उच्चारण के लिए जो आंतरिक कोशिश की जाती है उसे ही क्या कह दिया जाता है? प्रयत्न कह दिया जाता है। इस प्रयत्न का ही दूसरा नाम क्या है? इस प्रयत्न का ही दूसरा नाम यत्न भी हो सकता है। प्रयत्न कह सकते हैं, यत्न भी कह सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रयत्न मतलब वर्ण के उच्चारण के समय जो आंतरिक प्रयास किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? जो प्रयास किया जाता है उसे प्रयत्न कहा जाता है। वर्ण के उच्चारण के समय जो प्रयास किया जाता है उसे यत्न या प्रयत्न कहा जाता है। नोट करें एक बार, फिर आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे। वर्ण की उच्चारण के समय, वर्ण के उच्चारण के समय जो प्रयास किया जाता है, नोट करते जाएं, वर्ण के उच्चारण के समय जो प्रयास किया जाता है उसे यत्न या प्रयत्न कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है भैया? उसे यत्न या प्रयत्न कहा जाता है। अर्थात आप वर्ण का उच्चारण कर रहे हैं और उच्चारण करते समय आप जो आप प्रयास कर रहे हैं वो प्रयास ही क्या है? आप चाहते हैं कि वर्ण नाभि से शुरू होकर के और हृदय से होता हुआ, कंठ से होता हुआ बाहर निकल जाए, तो उसी प्रयास को क्या कहते हैं? यत्न या प्रयत्न कह दिया जाता है। उसी प्रयास को यत्न या प्रयत्न कह दिया जाता है। कहा गया है भैया, कहा गया है यत्नो द्विधा। क्या कह सकते हैं आप? यत्नो द्विधा। अर्थात इस यत्न के कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। यत्नो द्विधा, पहला प्रश्न यही से बन जाता है कि प्रयत्न या यत्न के कितने भेद हैं। तो मित्रों, यत्न के दो भेद होते हैं। यत्न के कितने भेद होते हैं? यत्नो द्विधा। यत्नो द्विधा यानी कि प्रयत्न के दो भेद हैं। प्रयत्न के कितने भेद होते हैं? प्रयत्न कह सकते हो, यत्न कह सकते हो। प्रयत्न के दो भेद हैं। प्रयत्न के दो भेद होते हैं। अब ये दो भेद कौन कौन से होते हैं भैया? तो प्रयत्न के दो भेद होते हैं मित्रों। नंबर एक, आभ्यंतर प्रयत्न। पहला होता है आभ्यंतर प्रयत्न और दूसरा होता है बाह्य प्रयत्न। दो भेद होते हैं भैया, आभ्यंतर और बाह्य प्रयत्न। कितने प्रकार का होता है? याद रखना, अलग अलग प्रयत्न के दो भेद रहेंगे। आभ्यंतर प्रयत्न के भेदों की संख्या अलग रहेगी, बाह्य प्रयत्न के भेदों की संख्या अलग ही रहेगी। लेकिन प्रयत्न के कितने भेद माने जाएंगे? प्रयत्न के दो भेद माने जाते हैं। कौन कौन सा? आभ्यंतर और बाह्य, यानी आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न के रूप में प्रयत्न के कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। नोट करें एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं। तसल्ली से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यत्नो द्विधा, आभ्यंतर और बाह्य। अब दोनों को एक बार संक्षिप्त में समझ लेते हैं, फिर विस्तार से समझेंगे। आइए आइए, हमने कहा कि यत्नो द्विधा,
कि दो रूप हुए। पहला हुआ कौन सा? आभ्यंतर प्रयत्न। कौन सा? पहला हो गया आपका आभ्यंतर प्रयत्न और दूसरा हो गया मित्रों आपका कौन सा? बाह्य प्रयत्न। इस प्रकार प्रयत्न के दो भेद हो गए थे। कौन कौन से? आभ्यंतर और बाह्य। ये दोनों के दोनों किसके रूप? ये दोनों के दोनों जो हैं वो प्रयत्न के हुए। प्रयत्न दो प्रकार का हुआ। संक्षिप्त में इसको आइए समझ लेते हैं। आभ्यंतर मतलब उत्पत्ति से पहले, वर्ण की उत्पत्ति से पहले। आभ्यंतर का तर का तात्पर्य क्या रहेगा? आभ्यंतर का तात्पर्य रहेगा वर्ण की उत्पत्ति से पूर्व, यानी वर्ण की उत्पत्ति से पूर्व जो प्रयास किया जाता है, उत्पत्ति से पूर्व जो प्रयास किया जाता है वो तो कहलाता है कौन सा? आभ्यंतर प्रयत्न। और वर्ण की उत्पत्ति के बाद, वर्ण की उत्पत्ति के बाद उच्चारण में जो प्रयास किया जाता है वो कैसा प्रयास प्रयत्न कहलाता है? बाह्य प्रयत्न कहलाता है। कैसा कहलाता है? बाह्य प्रयत्न कहलाता है। वर्ण की उत्पत्ति से पूर्व किया जाने वाला प्रयास, आंतरिक प्रयास जो है वो तो क्या कहलाएगा? आभ्यंतर प्रयत्न। और वर्ण की उत्पत्ति के बाद किया जाने वाला आंतरिक प्रयास क्या कहलाएगा? बाह्य प्रयत्न कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बाह्य प्रयत्न कहलाता है। तो इस तरीके से प्रयत्न के दो भेद होते हैं। पुनः आप समझिए कि आभ्यंतर प्रयत्न कितने हैं। तो मित्रों याद रखिए, आभ्यंतर प्रयत्न 5 हैं। आभ्यंतर प्रयत्न जो हैं उनकी संख्या कितनी है? आभ्यंतर प्रयत्न 5 होते हैं। ठीक है। अलग अलग प्रश्न। प्रयत्न कितने? 2। आभ्यंतर कितने? 5। आगे पढ़ेंगे 5 कौन कौन से हैं। और इसी तरीके से बाह्य प्रयत्न, कौन से प्रयत्न भैया? बाह्य प्रयत्न जो होते हैं उनकी संख्या कितनी है? 11 है। उनकी संख्या कितनी होती है? 11 है। आप बाह्य प्रयत्न कितने होते हैं भैया? बाह्य प्रयत्न आपके 11 होते हैं। दोनों स्पष्ट हैं। अब 3 प्रश्नों के उत्तर आपके पास पहुंच चुके हैं। कौन कौन से? प्रयत्न कितने होते हैं? 2, आभ्यंतर और बाह्य। वर्ण की उत्पत्ति से पहले कौन सा प्रयत्न होता है? आभ्यंतर प्रयत्न। और आभ्यंतर प्रयत्नों की संख्या कितनी रहेगी? 5 रहेगी। वर्ण की उत्पत्ति के बाद कौन सा प्रयत्न रहता है? बाह्य प्रयत्न कहलाता है। संख्या कितनी रहेगी? 11 रहेगी। संख्या कितनी रहेगी? 11। तो आभ्यंतर प्रयत्नों की संख्या 5 रहती है और बाह्य प्रयत्नों की संख्या कितनी रहती है? 11। पहले हम चर्चा करेंगे आभ्यंतर प्रयत्न की। 5 कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से वर्ण उनके अंदर समाहित हैं, तो पहले विस्तार से एक बार आप नोट कर लें। और पहले हम विस्तार से जो चर्चा करेंगे वो किसकी करने वाले हैं? आभ्यंतर प्रयत्न की विस्तार से चर्चा करेंगे। नोट करें एक बार। नोट कर लीजिए भैया, आभ्यंतर प्रयत्न कितने रहेंगे? 5। नंबर 1, सबसे पहले हेडिंग डालिए आभ्यंतर प्रयत्न। क्या हेडिंग डालेंगे? हेडिंग डालें आभ्यंतर प्रयत्न। जैसा कि हम संक्षिप्त में पढ़ चुके हैं, आभ्यंतर प्रयत्न का मतलब क्या था? वर्ण की उत्पत्ति से पूर्व होने वाला आंतरिक प्रयास क्या कहलाता है? आभ्यंतर प्रयत्न कहलाता है। वर्ण की उत्पत्ति से पूर्व होने वाला आंतरिक प्रयास क्या कहलाता है? आभ्यंतर प्रयास प्रयत्न कहलाता है। लिख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। वर्ण की उत्पत्ति से पूर्व किया जाने वाला आंतरिक प्रयास आंतरिक प्रयास या प्रयत्न कह सकते हो, आभ्यंतर प्रयत्न कहलाता है। क्या कहलाता है? आभ्यंतर प्रयत्न कहलाता है। ठीक है। आपको याद रखना है कि वर्ण की उत्पत्ति से पहले जो आभ्यंतर आंतरिक प्रयास किया जा रहा है वो क्या कहलाता है? आभ्यंतर प्रयत्न कहलाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। आभ्यंतर प्रयत्न को ध्यान रखना है। आभ्यंतर प्रयत्न को
आस्य यानी कि मुख, आस्य मतलब मुख प्रयत्न भी कहा जाता है। मुख आभ्यंतर प्रयत्न को क्या कहा जाता है? आस्य प्रयत्न या मुख प्रयत्न भी कहा जाता है। आभ्यंतर प्रयत्न को आस्य प्रयत्न या मुख प्रयत्न भी कह दिया जाता है। दोनों इसी के ही नाम है, आभ्यंतर प्रयत्न और आस्य। आभ्यंतर प्रयत्न को आप आस्य प्रयत्न या मुख प्रयत्न भी कह सकते हैं, कहा जा सकता है। तो उत्पत्ति से पूर्व किया जाने वाला आंतरिक प्रयास क्या कहलाता है? आभ्यंतर प्रयास प्रयत्न कहलाता है। आभ्यंतर प्रयत्न को क्या कहा जाता है? आस्य या मुख प्रयत्न भी कहा जाता है। अब बात करते हैं इनकी संख्या। उम्मीद करता हूं आप साथ के साथ नोट कर रहे हैं। तो अब बात करते हैं इनकी संख्या की। तो भैया यहां दो चीजें याद रखें। कितने? तो आभ्यंतर प्रयत्न कितने हैं, सामान्य जवाब भी देंगे और अलग अलग तरीके से पूछा जाता है तब भी इसका जवाब क्या होगा वो भी देखिए। तो आभ्यंतर प्रयत्न, आभ्यंतर प्रयत्न तो आप लिखें, नोट करें और समझ लें। लघु सिद्धांत कौमुदी में, लघु सिद्धांत कौमुदी में वरदराज ने, जैसा कि हमको पता है कि लघु सिद्धांत कौमुदी किनके द्वारा लिखी हुई है? वरदराज के द्वारा लिखी हुई है। वरदराज ने 5 आभ्यंतर प्रयत्न माने हैं। कितने माने भैया? 5 आभ्यंतर प्रयत्न माने हैं। कितने बताए हैं? 5 आभ्यंतर प्रयत्न बताए हैं। कौन कौन से हैं 5? नंबर 1 स्पष्ट, नंबर 2 ईशत स्पष्टम, नंबर 3 ईषद विव्रतम, नंबर 4 विव्रतम और नंबर 5 समृतम। इस तरीके से कुल मिलाकर के वरदराज ने लघु सिद्धांत कौमुदी में प्रयत्न कितने माने हैं? 5। पांचों के नाम आप देखिए। नाम याद करने का तरीका, सबसे पहले आया स्पष्ट, स्पष्ट के साथ क्या जोड़ा? ईसत जोड़ा, तो बन गया ईसत स्पष्ट। क्या बोलेंगे? स्पष्ट, स्पष्ट के बाद ईशत स्पष्ट, इसी क्रम में याद करेंगे। फिर यहां ईसत को यथावत छोड़ा, स्पष्ट को हटाकर क्या जोड़ दिया? विव्रत जोड़ दिया, तो क्या बन गया? ईसत विव्रत। और पुनः ईसत को हटा करके क्या छोड़ दिया? विव्रत छोड़ दिया, और अगला क्या हो गया? समृत हो गया। उच्चारण से ही याद होंगे। स्पष्टम, ईशत स्पष्टम, ईशत विव्रतम, विव्रतम और समृतम। 5 आभ्यंतर प्रयत्न किसने माने भैया? लघु सिद्धांत कौमुदी में, लघु सिद्धांत कौमुदी में वरदराज ने कितने माने हैं? 5 आभ्यंतर प्रयत्न माने हैं। नाम याद रखना, स्पष्टम, ईशत स्पष्टम, ईशत विव्रतम, विव्रतम और समृतम। ये पांचों क्या हैं? आभ्यंतर प्रयत्न। किसके अनुसार? सामान्य प्रश्न अगर आता है तब भी 5 हैं, वरदराज या लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार पूछा जाता है तब भी आंसर क्या रहेगा भैया? 5 ही रहेगा। तब भी आंसर क्या रहेगा आपका? 5 ही रहेगा। नोट कर लें। याद करने का तरीका यही है, स्पष्टम, स्पष्ट के साथ में ईशत जोड़ेंगे, ईशत स्पष्टम बन जाएगा। पुनः स्पष्टम क्योंकि यहां था, इसको हटा देंगे और ईशत यथावत रह करके ईशत के साथ विव्रत जोड़ देंगे, ईशत विव्रत बन जाएगा। फिर से ईशत को हटा देंगे, क्या बच जाएगा? विव्रत बच जाएगा। और अंतिम क्या रह जाएगा? समृत रहेगा। ठीक है, आइए अब पुनः इनके गुरु थे भट्टोजी दीक्षित। किसके? वरदराज की, जिन्होंने व्याकरण सिद्धांत कौमुदी लिखी। उनका मानना था कि नहीं साहब, आभ्यंतर प्रयत्न 5 नहीं होते, 4 ही होते हैं। आभ्यंतर प्रयत्न व्याकरण सिद्धांत कौमुदी में भट्टोजी दीक्षित ने कितने माने हैं? 4 ही माने। तो नोट करें आप, भट्टोजी दीक्षित ने, किसने? भट्टोजी दीक्षित, नाम तो सुना ही होगा ना, भट्टोजी दीक्षित ने वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी, वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी में
वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी में 4 आभ्यंतर प्रयत्न माने हैं। कितने माने भैया? 4 आभ्यंतर प्रयत्न माने। उन्होंने कहा कि साहब 5 नहीं है बल्कि कितने हैं? 4 ही हैं। तो 4 कौन कौन से माने वो देखिए। उन्होंने 4 कौन कौन से माने हैं? तो भट्टोजी दीक्षित ने 4 मानते हुए कहा है। नंबर 1 स्पष्ट, जो कि लघु सिद्धांत कौमुदी में भी है। दूसरा ईशत स्पष्ट। तीसरा विव्रत। और चौथा माना है समृद्ध। भट्टोजी दीक्षित ने ये 4 माने हैं। भट्टोजी दीक्षित ने कितने माने हैं? 4 बाह्य आभ्यंतर प्रयत्न माने। ईशत स्पष्ट, स्पष्ट, ईशत स्पष्ट, विव्रत और समृद्ध। किसको नहीं माना? तो आप पिछले उस पे जाइए, एक नाम एक्स्ट्रा था, ईशत विव्रत। भट्टोजी दीक्षित ने ईशत विव्रत को नहीं माना है। भट्टोजी दीक्षित ने ईशत विव्रत को नहीं माना, बल्कि ईशत विव्रत उन्होंने कहा कि साहब दोनों को मिलाकर के एक ही कर देते हैं। दोनों कौन से? ईशत विव्रत, ईशत विव्रत प्लस विव्रत, दोनों को मिलाकर के उन्होंने क्या कर दिया? एक ही कर दिया कि इन दोनों का एक ही आभ्यंतर प्रयत्न होगा, और वो कौन सा होगा? विव्रत होगा। अब हमारे सामने प्रश्न होता है कि साहब उत्तर क्या देना है? तो उत्तर देखिए। उत्तर देने के लिए बिल्कुल सरल प्रश्न आपके सामने है। आभ्यंतर प्रयत्न कति, आभ्यंतर प्रयत्न कति, आभ्यंतर कितने हैं? उत्तर रहेगा आपका, आप स्वयं सोचिए, उत्तर रहेगा 5। ठीक है। नंबर 2, वरदराज मतेन इसको ठीक करो। वरदराज मतानुसारम आभ्यंतर प्रयत्न, वरदराज के अनुसार आभ्यंतर प्रयत्न कितने रहेंगे? तो आंसर क्या रहेगा? 5। अब आपको पता है कि वरदराज का मतलब लघु सिद्धांत कौमुदी, यानी आपसे अगर लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार पूछा जाता है या वरदराज के अनुसार पूछा जाता है, तब भी आंसर क्या रहेगा? तब भी आंसर मित्रों आपका 5 ही रहेगा। तब भी आंसर क्या रहेगा? 5 ही रहेगा। और तीसरा भट्टोजी दीक्षित, भट्टोजी दीक्षित मतानुसारम आभ्यंतर प्रयत्न, भट्टोजी दीक्षित के अनुसार आभ्यंतर प्रयत्न कितने रहेंगे? तो भट्टोजी दीक्षित के अनुसार आभ्यंतर प्रयत्न कितने रहेंगे भैया? 4। कितने रहेंगे? 4 रहेंगे। यानी अगर भट्टोजी दीक्षित अनुसार नहीं आता है तो किसके अनुसार आएगा फिर ये? वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी के अनुसार। किसके अनुसार आएगा? वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी के अनुसार आता है। तब भी आपको कितने बताने हैं? 4 ही बताने। तब भी आपको कितने बताने मित्रों? 4 ही बताने हैं। क्लियर है? अगर आभ्यंतर प्रयत्न सामान्य रूप में पूछा जाता है, डेफिनेटली आंसर 5 रहेगा। वरदराज या लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार पूछा जाता है, आंसर 5 रहेगा। और भट्टोजी दीक्षित या व्याकरण सिद्धांत कौमुदी के अनुसार पूछा जाता है तो आंसर क्या रहेगा? 4 रहेगा। आंसर क्या रहेगा? 4 रहेगा। अब आइए इन चारों को एक एक करके पढ़ते हैं। इन चारों को पढ़ते हैं। सबसे पहले पहला कौन सा था? स्पष्ट। कौन सा? स्पष्ट। कहा गया है स्पष्टम प्रयत्नम, स्पष्टम प्रयत्नम स्पर्शानाम, स्पष्टम प्रयत्नम स्पर्शानाम।
अर्थात जो हम वर्ण प्रकरण में स्पर्श व्यंजन पढ़ते हैं उन्हीं का आभ्यंतर प्रयत्न कौन सा होता है? स्पष्ट होता है। देखो ऐसा ही तो स्पर्श, वैसा की वैसा नाम क्या हो गया? स्पष्ट आ जाता है। तो स्पष्टम प्रयत्नम स्पर्शानाम, अर्थात हम कह सकते हैं कि स्पर्श वर्णों का, किसका? स्पर्श वर्णों का आभ्यंतर प्रयत्न, आभ्यंतर प्रयत्न कौन सा होता है भैया? स्पर्श वर्णों का आभ्यंतर प्रयत्न स्पष्ट होता है। कौन सा होता है? स्पष्ट होता है। क्लियर है? अब आपको अच्छी तरह पता है कि स्पर्श वर्ण कौन से थे। तो स्पर्श वर्ण थे मित्रों हमारे पास में क से, किस से? क से म तक सभी वर्ण कौन से हो जाएंगे? क से म तक सभी वर्ण, इनका आप ये स्पर्श भी होंगे और इनका आभ्यंतर प्रयत्न रहेगा क्या? स्पष्ट रहेगा, स्पष्ट रहेगा। तो क्या कहेंगे? स्पष्टम प्रयत्नम स्पर्शानाम। तो व्यंजन का पहला भेद हम पढ़ते हैं स्पर्श वर्ण, और पहला ही भेद किसका पढ़ रहे हैं? आभ्यंतर प्रयत्न का, स्पष्ट। तो जो स्पर्श वर्ण है वही कौन से वर्ण हैं? स्पष्ट हैं। स्पर्श वर्णी क्या है? स्पष्ट है। स्पर्श क्या होता है ये भी समझ लीजिए। कई बार मन में क्या होता है कि स्पर्श क्या होता है? वर्ण के उच्चारण के समय, वर्ण के उच्चारण के समय जीव का उच्चारण स्थानों को, जीव का उच्चारण स्थानों को स्पर्श करना क्या कहलाता है? स्पष्ट कहलाता है। यानी जब वर्ण का आप उच्चारण कर रहे हो तो जीव आपके उच्चारण स्थानों को जो स्पर्श कर रही है, छू रही है, वही क्या है? स्पष्ट कहलाता है। वही क्या कहलाता है? स्पष्ट। और स्पष्ट में कौन से वर्ण होंगे? क से लेकर के म तक। कहां तक भैया? क से लेकर के म तक सभी वर्ण हो जाएंगे। क से लेकर के म तक सभी वर्ण हो जाएंगे। तो अब आप देख लीजिए सभी वर्ण कितने थे? 25 वर्ण ऐसे हैं जिनका आभ्यंतर प्रयत्न क्या रहेगा? स्पष्ट। क्योंकि क से म तक 25 वर्ण ही स्पर्श वर्ण कहलाते हैं। आइए अगले भेद की तरफ चलते हैं, नंबर 2। और दूसरा भेद है आपका ईशत स्पृष्ट। दूसरा भेद क्या है? ईशत स्पृष्ट। अब ईशत स्पृष्ट कौन सा हुआ? एक कदम आगे बढ़ जाओ, बिल्कुल सरल तरीका याद करने का। व्यंजन के 3 भेद करते हैं, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। तो आप भी क्या करें, यहां पर उसी क्रम में आगे बढ़ जाइए और कह दीजिए भैया, क्या कहेंगे? कह दीजिए ईशत स्पृष्टम प्रयत्नम, ईशत स्पृष्टम प्रयत्नम अंतस्थाना। ईशत स्पृष्टम प्रयत्नम अंतस्थानाम। यानी जो अंतस्थ वर्ण हैं उनका आभ्यंतर प्रयत्न कौन सा होता है? ईशत स्पृष्ट होता है। अंतस्थ वर्णों का ईशत स्पृष्ट प्रयत्न किसका होता है? अंतस्थ वर्णों का होता है। अब हमें पता है भैया कि अंतस्थ वर्ण कौन कौन से होते हैं। तो मित्रों अंतस्थ वर्णों का, कौन से वर्णों का? अंतस्थ वर्णों का आभ्यंतर प्रयत्न, अंतस्थ वर्णों का आभ्यंतर प्रयत्न कौन सा होगा? ईशत स्पृष्ट होगा। कौन सा हो जाएगा? ईशत स्पृष्ट हो जाएगा। और अंतस्थ वर्ण कौन से होते हैं आपको भी अच्छी तरह पता है। वर्ण हो जाएंगे आपके य, व, र और ल। कुल मिलाकर के संख्या कितनी रहेगी? 4 रहेगी। य, व, र, ल का आभ्यंतर प्रयत्न कौन सा रहेगा? ईशत स्पृष्ट। य, व, र, ल का व्यंजन का कौन सा भेद रहेगा? अंतस्थ। तो जो अंतस्थ हैं वही क्या हैं? ईशत स्पृष्ट हैं। और जो ईशत स्पृष्ट हैं वही क्या हैं? अंतस्थ हैं। ठीक है, चलिए नंबर 3 अगले भेद पर चल रहे हैं।
तीसरा भेद ईषद विव्रत। तीसरा भेद कौन सा है? ईषद विव्रत है तीसरा भेद। और तीसरा भेद, तो व्यंजन के तीसरे भेद पर पहुंच जाइए, स्पर्श, अंतस्थ और उष्म, यानी कि कह सकते हैं ईषद विव्रतम प्रयत्नम, ईषद विव्रतम प्रयत्नम ऊष्मणाम, ईषद विव्रतम प्रयत्नम ऊष्मणाम। अर्थात ऊष्म वर्णों का, कौन से वर्णों का भैया? ऊष्म वर्णों का आभ्यंतर प्रयत्न कौन सा हो जाता है? ऊष्म वर्णों का आभ्यंतर प्रयत्न जो होता है वो हो जाता है ईषद विव्रत। कौन सा हो जाता है? ईषद विव्रत हो जाता है। अब ऊष्म वर्ण कौन कौन से थे? तो ऊष्म वर्ण थे हमारे पास श, श, श और ह। कुल मिलाकर के इन चार वर्णों का आभ्यंतर प्रयत्न कौन सा रहेगा? चारों वर्णों का आभ्यंतर प्रयत्न रहेगा ईषद विव्रत। स्पर्श वर्णों का स्पृष्ट, अंतस्थ वर्णों का ईषत स्पृष्ट और ऊष्म वर्णों का ईषत विव्रत हो जाएगा। ऊष्म वर्णों का कौन सा हो जाएगा? ईषत विव्रत हो जाएगा। तीन पढ़ चुके हैं आप। आइए चौथे पर चलते हैं। चौथे पर चलते हैं और चौथा है भैया विव्रत। चौथा कौन सा है? विव्रत। अगर आप ध्यान देंगे तो अब तक हम सभी व्यंजन पढ़ चुके हैं। व्यंजन के तीन ही भेद होते हैं मुख्य रूप से। कौन कौन से? स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। ये तीनों के तीनों किसके भेद हैं? तीनों के तीनों ही व्यंजन का भेद है। तो अब आइए, तीनों व्यंजन यानी व्यंजन पूरे हो चुके हैं, अब बारी किसकी आती है? स्वरों की आती है। तो विव्रतम प्रयत्नम स्वराणाम। क्या कहेंगे? विव्रतम प्रयत्नम स्वराणाम। लिख दीजिए भैया फटाफट से, विव्रतम प्रयत्नम स्वराणाम। विव्रतम प्रयत्नम स्वराणाम, यानी कि सभी स्वरों का, क्या कह सकते हैं? सभी स्वरों का आभ्यंतर प्रयत्न, सभी स्वरों का आभ्यंतर प्रयत्न कौन सा होता है भैया? सभी स्वरों का आभ्यंतर प्रयत्न जो होगा वो विव्रत होता है। कौन सा होता है? विव्रत। तो एक एक को लिखने की जरूरत नहीं है। कौन से वर्ण आ जाएंगे? सभी स्वर आ जाएंगे। यानी आपसे पूछा जाता है स्वराणाम, बाह्य स्वरों का बाह्य प्रयत्न कौन सा, आभ्यंतर प्रयत्न कौन सा है? तो स्वरों का आभ्यंतर प्रयत्न कौन सा रहेगा? विव्रत रहेगा। स्वरों का आभ्यंतर प्रयत्न कौन सा रहेगा भैया? स्वरों का आभ्यंतर प्रयत्न रहेगा विव्रत। नोट कर लीजिए। और अंतिम पर चल रहा हूं, फटाफट से नोट कर लो भैया इसको। हो गया? चलिए, और पांचवा और आखिरी कौन सा है? संवृत। पांचवा और आखिरी कौन सा है भैया? संवृत है। पांचवा और आखिरी है संवृत। और लिखिए, ह्रस्वावर्णस्य, ह्रस्वावर्णस्य प्रयोगे संवृतम। यहां बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है कि प्रयोग अवस्था में, कौन सी अवस्था में भैया? क्या का? ह्रस्व अवर्ण, यानी ह्रस्व ए का, आके दो रूप होते हैं, ह्रस्व भी होता है, दीर्घ भी होता है, तीसरा प्लुत भी होता है। लेकिन क्या कहा? ह्रस्व अवर्णस्य, यानी कि हम कह सकते हैं ह्रस्व अ। कौन सा अ? ह्रस्व अ का प्रयोगे, प्रयोग अवस्था में। कौन सी अवस्था में? प्रयोग अवस्था, यानी मिला देंगे तो प्रयोगावस्था। और इस प्रयोगावस्था को ही क्या कहते हैं? इस प्रयोगावस्था को ही उच्चारण काल भी कह देते हैं। क्या कहेंगे? उच्चारण काल में। उच्चारण काल में, उच्चारण काल में कौन सा प्रयत्न होगा? संवृत प्रयत्न होता है। कौन सा होता है? संवृत प्रयत्न होता है। कौन सा होगा भैया? उच्चारण काल में या प्रयोग अवस्था में जो प्रयत्न होगा वो कौन सा हो जाएगा?
संवृत प्रयत्न होगा। ये आपके पांचों प्रयत्न हो गए, संवृत प्रयत्न होता है। ठीक है, अब प्रश्न ये उठता है कि ए सभी स्वरों में आएगा क्या? बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा। तो अगर ए का प्रयत्न पूछा जा रहा है तो ऑप्शन पर जरूर जाना है। अगर उसने कह दिया प्रयोग अवस्था में बताओ, क्या कहा कि प्रयोग अवस्था में बताइए, कौन सा रहेगा? समृत रहेगा। उसने कहा साहब उच्चारण काल में ए का अभ्यंतर प्रयत्न कौन सा रहेगा? समृत रहेगा। लेकिन मित्रों व्याकरण की प्रक्रिया अवस्था में, कौन सी अवस्था में? प्रक्रिया अवस्था में, यानी प्रक्रिया अवस्था में, प्रक्रिया अवस्था में अ का आभ्यंतर प्रयत्न, अ का आभ्यंतर प्रयत्न विव्रत होता है। ए का आभ्यंतर प्रयत्न कौन सा होता है भैया? विव्रत होता है। आपको ध्यान रखना है ये सभी चीजें केवल और केवल किसके लिए हैं? प्रक्रिया अवस्था में ध्यान रखना है। ए का आभ्यंतर प्रयत्न क्या होगा? विव्रत होगा। दोनों चीजें फिर समझा रहा हूं। सभी स्वरों का पूछेगा, विव्रत रहेंगे। ए का पूछेगा तो अविव्रत भी होता है। कौन सी अवस्था में? प्रक्रिया अवस्था में। और समृत होता है कौन सी में? प्रयोग अवस्था या उच्चारण काल में। तो ए के लिए आपको अलग से ध्यान रखना है, प्रयोग अवस्था या उच्चारण काल पूछता है, विव्रत रहेगा, समृत रहेगा। और प्रक्रिया अवस्था पूछता है, क्या रहेगा? विव्रत रहेगा। और अगर बाकी स्वरों, चाहे वो प्रक्रिया अवस्था में पूछे जाए चाहे प्रयोग अवस्था में पूछे जाए, बाकी सभी स्वर केवल और केवल विव्रत रहते हैं। सभी स्वर क्या रहते हैं भैया? सभी स्वर केवल और केवल विव्रत रहते हैं। तो ये पांचों प्रयत्न आपके सामने आ चुके हैं। ठीक है, एक बार पांचों प्रयत्नों को संक्षिप्त रूप में देख लीजिए। सबसे पहले हमने कहा था नंबर 1 कौन सा? स्पष्ट। कौन सा? स्पष्ट। नंबर 2 हमने कहा था कौन सा? ईसत स्पष्ट। तीसरा हमने कहा भैया ईसत विव्रत। चौथा हमने कहा भैया विव्रत। और पांचवा हमने कह दिया कौन सा? संवृत। तो आपको संक्षिप्त में फटाफट से याद रखना है, स्पष्ट यानी कौन से वर्ण आ जाएंगे? स्पर्श वर्ण। कौन से वर्ण आ जाएंगे? स्पर्श वर्ण। और स्पर्श वर्ण का मतलब हुआ क से लेकर के म तक। ईसत स्पष्ट कौन से आ जाएंगे? अंतस्थ वर्ण। कौन से वर्ण हो जाएंगे भैया? अंतस्थ वर्ण। और अंतस्थ वर्ण का मतलब क्या हो गया? य व र और ल। ईसत विव्रत कौन से वर्ण हो जाएंगे? ऊष्म वर्ण। कौन से हो जाएंगे? ऊष्म वर्ण। और ऊष्म वर्ण का मतलब हो गया श श श और ह। विव्रत, विव्रत में कहेंगे सभी स्वर, यानी सभी स्वरों का कौन सा रहेगा? विव्रत रहेगा। और समृत कौन सा रहेगा? समृत। समृत कौन सा रहेगा भैया? ए। कौन सा रहेगा? ए। और कौन सी? या तो कहेंगे प्रयोगावस्था में। किसमें? प्रयोगावस्था में। या हम किस में कहेंगे इसको? उच्चारण काल में। किस में कहेंगे? उच्चारण काल में विव्रत रहेगा। ये पांचों शॉर्ट ट्रिक में याद कर लेना। देखो पहला भेद व्यंजन का स्पर्श है तो स्पष्ट उसके जैसा है बिल्कुल। अगला भेद अंतस्थ है तो स्पष्ट के साथ में ईसत जोड़ देना, ईसत स्पष्ट बन जाएगा। तीसरा भेद ईसत विव्रत, तो व्यंजन का तीसरा भेद ऊष्म वर्ण होता है। तो पहले तीनों तो हो गए किसके? व्यंजन के। और उसके बाद में विव्रत सभी स्वर, और समृत केवल और केवल किसका लिया? ए का होगा। केवल किसका होगा भैया? ए का आभ्यंतर प्रयत्न होता है। अब यहां से आगे दो महत्वपूर्ण चीजें जो अक्सर परीक्षा में पूछी जाती हैं, ये रटने की नहीं है, अब तक जो आपने सीखा उस पर आधारित है, समझने की है। स्पष्ट का मतलब क्या बताया आपको? स्पष्ट का मतलब बताया कि जब जीभ कंठ तालु आदि को स्पर्श करती है तो स्पष्ट होता है। जब जीव, इस ईसत का मतलब होता है कम। जब जीव कंठ तालु आदि को कम स्पर्श करती है, जब जीव कम स्पर्श करे, कंठ तालु आदि को कम स्पर्श करेगी तो वो कैसा हो जाता है? ईशत स्पष्ट। यानी कि जीव का कम स्पर्श करना, जीव का कम स्पर्श करना क्या कहलाता है? ईशत स्पष्ट कहलाता है। फिर ईशत विव्रत, विव्रत का मतलब होता है खुलना।
तो ईषद विव्रत का मतलब हो जाता है मुख का कम खुलना या कंठ का कम खुलना, कंठ का कम खुलना। कम खुलना ईषद विव्रत। और इसके बाद में विव्रत, कंठ का पूर्ण रूप से खुलना, कंठ का पूर्ण रूप से खुलना क्या हो जाएगा भैया, कंठ का पूर्ण रूप से खोलना विव्रत हो जाता है। और समृत, मुख का संकुचित होना, मुख का संकुचित होना, मुख विवर का संकुचित होना, यानी कि जब मुख विवर बिल्कुल न के बराबर खुले, मुख विवर जब न के बराबर खुले तो वो क्या कहलाता है, विव्रत कहलाता है। अब आगे हमने इसको समझा। एक अति महत्वपूर्ण चीज नोट कर लीजिए, यह ध्यान रखना है आपको, जिसको मैं ध्यातव्य अक्सर कहता हूं। नंबर 1 पहला पॉइंट, प्रत्येक स्वर का, किसका भैया, प्रत्येक स्वर का एक आभ्यंतर प्रयत्न होता है। कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि प्रत्येक स्वर के कितने आभ्यंतर प्रयत्न होते हैं, तो भैया प्रत्येक स्वर का एक आभ्यंतर प्रयत्न होता है, एक ही रहेगा, और वो विव्रत है। ए का तो अलग स्थितियों में कौन सा हो जाता है, समृत हो जाता है, लेकिन सामान्य रूप में प्रत्येक स्वर का एक आभ्यंतर प्रयत्न होता है। उसी प्रकार नंबर 2 अगला पॉइंट नोट करें, प्रत्येक व्यंजन का, किसका भैया, प्रत्येक व्यंजन का एक आभ्यंतर प्रयत्न होता है। प्रत्येक व्यंजन का भी कितना होगा, एक आभ्यंतर प्रयत्न, प्रत्येक व्यंजन का भी एक आभ्यंतर प्रयत्न होगा। गलती मत कर जाना, गलती मत कर जाना, क्योंकि रटने वाली चीज नहीं है, समझने वाली है। प्रत्येक व्यंजन का भी एक ही आभ्यंतर प्रयत्न होगा। अब आप पूछेंगे साहब कैसे, तो पहले नोट करो, प्रत्येक स्वर के कितने आभ्यंतर प्रयत्न होंगे, एक, और प्रत्येक व्यंजन के कितने आभ्यंतर प्रयत्न होंगे, एक ही रहेगा। कितना रहेगा, एक। कैसे रहा ये देखिए, व्यंजन है, अगर वो क से लेकर म तक आ रहा है तो उसका एक ही हो सकता है, कौन सा, स्पष्ट। अगर वो अंतस्थ वर्ण है व्यंजन तो ईषद स्पष्ट रहेगा, और अगर ऊष्म वर्ण है तो ईषद विव्रत रहेगा। ऐसा तो है नहीं कि श के दो हो जाएं, क के दो हो जाएं, सवाल ही पैदा नहीं होता है। और स्वरों का भी एक ही रहता है, विव्रत। केवल विशेष परिस्थिति में अ के लिए सम्मित प्रयत्न का विधान किया गया है। तो आप इस चीज को रटेंगे नहीं, समझ लेंगे कि कोई भी वर्ण जो होगा वो किस रूप में रहेगा। कोई भी जो वर्ण होगा वो व्यंजन है तो या तो स्पष्ट होगा, ईषद स्पष्ट होगा, या ईषद विव्रत होगा। और अगर स्वर है तो वो निश्चित रूप से विव्रत होगा। अ की परिस्थिति बिल्कुल अलग है। इसलिए आपको याद रखना है कि प्रत्येक स्वर का एक आभ्यंतर प्रयत्न होता है, प्रत्येक व्यंजन का भी एक ही आभ्यंतर प्रयत्न होता है। पुनः दोहरा रहा हूं, अगर सामान्य प्रश्नों आभ्यंतर प्रयत्न कितने होते हैं तो आंसर रहेगा 5। लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार पूछेगा, आंसर रहेगा 5। और अगर आपसे व्याकरण सिद्धांत कौमुदी या भट्टोजी दीक्षित के अनुसार पूछेगा तो आंसर रहेगा 4। भट्टोजी दीक्षित ने किसको नहीं माना है, भट्टोजी दीक्षित ने भैया ईषद विव्रत को नहीं माना है, बल्कि ऊष्म वर्णों, बल्कि क्या कहा, इन दोनों को मिलाकर के एक कर दिया भट्टोजी दीक्षित ने, कि ईषद विव्रत यानी ऊष्म वर्ण और सभी स्वर दोनों का एक ही बना दिया उन्होंने, कौन सा, विव्रत प्रयत्न मान लिया है। तो ये था मित्रों आपका प्रयत्न का पार्ट 1, आभ्यंतर प्रयत्न। बाह्य प्रयत्न के साथ आपसे अगली क्लास में पुनः मुलाकात होगी। तब तक अभ्यास करते रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।